नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। आज की जो हमारी कक्षा होगी वो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले टॉपिक वक्रोक्ति संप्रदाय पर आधारित होगी। तो अभी तक आपने रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय समझ लिया है। आज की कक्षा वक्रोक्ति पर आधारित होगी और जब हम वक्रोक्ति संप्रदाय या वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है। तो आचार्य कुंतक याद रखेंगे। आचार्य कुंतक जो हैं इसके प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं। इनकी एक रचना है, रचना का नाम याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ ली जाती है कई बार रचनाओं का मिलान करने के लिए, या फिर संप्रदाय किसने प्रवर्तित किया था उसको मिलाने के लिए दिया जाता है। तो इनकी रचना जो है वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम नाम से इन्होंने एक रचना लिखी है। और इस रचना के अंदर इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें जिससे इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्थापित किया है, बताया है, वो सब बहुत डिटेल में यहाँ पर रखी गई हैं। तो प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, रचना वक्रोक्ति जीवितम याद रखना है। अब एक सवाल आता है कि वक्रोक्ति का हम अर्थ क्या निकालें। एक शाब्दिक अर्थ जो होता है वक्रोक्ति का वो क्या होगा। देखो इसमें दो शब्द मिले हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला जो शब्द है वो है वक्र और दूसरा जो शब्द है वो है उक्ति। उक्ति मतलब कथन या कहना। उक्ति मतलब आप जानते हैं कथन होता है या कुछ बात जो हम बोलते हैं उसको उक्ति कहते हैं, बोला गया जो कुछ भी है। और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र आपने कई बार बनाया होगा जब मैथ वगैरह पढ़ रहे होंगे, या वैसे भी कई बार आपने सुना होगा। तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, विलक्षण या विचित्र, मतलब सबसे हटकर, है ना, कुछ अलग। इसको अगर हम काव्य के अर्थ में प्रयोग करें तो कुछ अलग, कुछ विलक्षण, कुछ विचित्र, कुछ विशेष। विशेष के अर्थ में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सामान्य अर्थ जो होता है वो टेढ़ा ही होता है। तो कोई ऐसा कथन जो सामान्य ना हो, कुछ अलग हो, कुछ टेढ़ा हो या कुछ विशेष अर्थ लिया हुआ हो, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को वक्रोक्ति कहा जाता है। तो ये तो सामान्य सा अर्थ हो गया। अब कविता में इसको एक सिद्धांत के रूप में कैसे स्थापित किया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर सामान्य तरीके से समझें तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सामान्य बोल चाल से हटकर क्या कह सकते हैं, सामान्य सामान्य बोल चाल से हटकर, सामान्य बोल चाल से हटकर यानी जो हम सामान्य वार्तालाप करते हैं उससे अलग कोई विशेष, कोई विशेष कलात्मक, जिसमें कला भी शामिल हो, कोई विशेष कलात्मक और चमत्कार पूर्ण कथन जो होता है, और चमत्कार पूर्ण कथन, चमत्कार पूर्ण कथन क्या होता है, वक्रोक्ति। यही क्या है, वक्रोक्ति है। तो सामान्य बोलचाल से हटकर कोई विशेष कलात्मक और चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति होता है। आप चाहें तो इसके आगे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, कथन ही वक्रोक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसको ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो आप कैसे, एक सामान्य कथन है, हमने कहा सामान्य से हटकर। मैं कथन को थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। एक कथन लीजिएगा, कथन क्या कह रहा है कि वो बहुत क्रोधित था, ठीक है। सरल वाक्य अगर हम इसको लिखेंगे तो कोई गुस्से में है, हम कह सकते हैं कि वो बहुत क्रोधित, क्रोधित था या क्रोधित थी, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया किसी के गुस्से को सामान्य तरीके से व्यक्त करना। अब अगर इसको वक्रोक्ति में कहा जाए, वक्रोक्ति तो क्या कहेंगे कि उसकी आंख से, उसकी आंखों से, समझिएगा भाव वही है, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे।
उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। क्लियर है? तो एक होता है कोई बात सामान्य तरीके से कह देना, लेकिन अगर हम बात सामान्य ना करके कुछ टेढ़ा करके कहें, यानी जो कुछ हम बोल रहे हैं उसके आगे कुछ और अर्थ हो। आपने कल की क्लास में जब ध्वनि संप्रदाय पढ़ा, तो ध्वनि में भी वही भाव आया, व्यंग्यार्थ यानी सामान्य अर्थ ना निकालकर कुछ विशेष उसके अंदर, कुछ चमत्कार युक्त उसके अंदर हो। तो सेम वक्रोक्ति में भी हम यही देख रहे हैं कि जो साधारण अर्थ निकलना चाहिए वो ना निकालकर उसके पीछे कुछ छुपा हुआ भाव हम निकालकर चल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप इसको जो है समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्रोक्ति की मूल अवधारणा क्या है, किन सिद्धांतों पर ये काम करता है। मूल अवधारणा या इसके सिद्धांत जिस पर पूरा ये जो है टिका हुआ है वक्रोक्ति, वो क्या है। तो यहाँ आपको दो बातें विशेष तौर पर याद रखनी है। एक तो आचार्य कुंतक ने इसको क्या कहा है, काव्य की आत्मा। ठीक है, वक्रोक्ति काव्यस्य आत्मा। जब काव्य शास्त्र आप पढ़ते हैं तो वहां एक डिबेट शुरू हो जाती है, मतलब हर कोई अपने सिद्धांत को ऊपर दिखाना चाहता है और अपने अपनी मान्यताओं को काव्य की आत्मा घोषित करना चाहता है। चाहे ध्वनि की बात कर लें, रीति की बात कर लें या अलंकार की बात कर लें, तो वैसे ही कुंतक ने क्या कहा कि भाई काव्य की जो आत्मा है जिससे पूरा काव्य सजीव हो उठता है, वो केवल वक्रोक्ति है, यानी उसके मूल में छुपा हुआ विशेष अर्थ है। कुंतक ने अपनी प्रसिद्ध रचना वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा यानी प्राण तत्व माना है। ये सब आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेंगे, याद रखेंगे। कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति जो है काव्य का जीव है ना, जीवित मतलब जीव है यानी जीवन है या आत्मा है। उनके अनुसार कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते, अर्थात वैदग्ध्य पूर्ण, वैदग्ध्य पूर्ण मतलब कवि की प्रतिभा या चतुराई से युक्त, जिसमें कवि अपनी कुछ चतुराई दिखाए कविता में, और विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। सामान्य शब्दों में ये समझिएगा कि किसी बात को सीधा ना कहकर घुमा कर कहना ही वक्रोक्ति माना जाता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, साधारण से भिन्न। एक तो आपने कहा ये काव्य की आत्मा है, बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया कुंतक जी ने। और दूसरा इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये साधारण काव्य से भिन्न होता है, अलग होता है। कवि अपनी प्रतिभा के बल पर जब लोक व्यवहार और सामान्य भाषा से अलग किसी विलक्षण और आकर्षक शैली में बात कहता है, तब वह वक्रोक्ति कहलाती है। इतना आपको अभी तक की क्लास में समझ आ गया होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, अब वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग, ऐसा तो नहीं है कि कुंतक जी ने पहली बार वक्रोक्ति हमारे सामने लाया होगा। इनसे पहले भी बहुत सारे आचार्य थे, काव्य शास्त्रीय आचार्य, जिन्होंने इस पर बात की होगी। भले ही किसी और नाम से इस पर बात की हो, लेकिन की तो होगी। कुछ ने इनका समर्थन किया होगा, कुछ ने इसका विरोध किया होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्रोक्ति जो शब्द है, इसका प्रयोग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। क्लियर? तो कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए, यानी एक मत नहीं है, वो अलग अलग मत प्रकट करते हैं। किंतु परवर्ती आचार्यों यानी बाद के आचार्यों ने वक्रोक्ति को काव्य का बाह्य तत्व मात्र माना है। वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा नहीं है, ये तो बस बाहरी तत्व है जो कविता में एक कह सकते सहायक गुण की तरह प्रयोग होता है, और इसलिए उन्होंने समर्थन नहीं किया इसका। वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ का संकेत काव्य शास्त्र के ग्रंथों के अलावा बाणभट्ट की जो रचना थी, बाणभट्ट 6ठी शताब्दी के कवि हैं, इनकी रचना है कादंबरी, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इस रचना में राजा शूद्रक को वक्रोक्ति निपुण कहा गया है, यानी अपनी बातों को घुमाने में निपुण है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ हमें ये संकेत देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाणभट्ट वक्रोक्ति के विभिन्न तत्वों से परिचित थे और उन्होंने स्वयं भी वक्रोक्ति मार्ग को अपनाया, जिसे लक्ष्य में रखकर कविराज जो एक कवि हुए हैं, या आप कह सकते हैं काव्य शास्त्रीय जो है आचार्य हुए हैं, 11वीं शताब्दी में थे। उन्होंने अपने ग्रंथ राघव पांडवीयम में बाणभट्ट को वक्रोक्ति मार्ग निपुण कहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो रचना थी कादंबरी, उसमें राजा के मुख से वक्रोक्तिपूर्ण शब्द कहलवाए। तो उस आधार पर जो कविराज हैं, इन्होंने अपने इस रचना में बाणभट्ट को क्या कहा,
वक्रोक्ति मार्ग निपुण यानी वक्रोक्ति के प्रयोग में निपुण माना है, ये संज्ञा दी है इन्होंने, ध्यान रखें। अब बाणभट्ट के उक्त कथन में संभवतः वक्रोक्ति के तत्वों का उल्लेख है। जो बाणभट्ट जी हैं वो क्या कहते हैं कि नवीन अर्थ यानी नया अर्थ, अग्राम्य जाति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रस और विकट अक्षर बंध, ये सभी एक साथ दुर्लभ होते हैं। बाणभट्ट कादंबरी में वक्रोक्ति का उपयोग क्रीड़ा कलाप अथवा परिहास में करते हैं। क्रीड़ा कलाप यानी जहाँ खेल वेल कुछ चल रहा हो या फिर हंसी मजाक चल रहा हो, तो ऐसी जगहों पर इन्होंने वक्रोक्ति का प्रयोग किया है और कहते हैं कि इसमें कुछ नया अर्थ होता है। अग्राम्य जाति यानी जो ग्रामीण शब्दावली यानी कुछ विशेष अर्थ, ग्रामीण कहने का मतलब है कि जो सामान्य अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, लेकिन अग्राम्य कहा गया है यानी जो लेख से हटकर बात की गई है। तो इन सब के बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या इनके अलावा भी कुछ आचार्यों ने इसका निरूपण किया है? तो बिल्कुल, जो कुंतक के पहले और बाद के आचार्य थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले अगर हम काव्य शास्त्रीय आचार्यों की बात करेंगे तो आचार्य भामह का नाम आता है, जिन्होंने वक्रोक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत किया, यानी बहुत डिटेल में इस पर बात की है। अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं किसे? ये वक्रोक्ति को। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब क्या? बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपने अलंकार पढ़ा होगा कि कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, तो उन्होंने क्या कहा कि जो वक्रोक्ति है वो अतिशयोक्ति का ही पर्याय है और इसे सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व यानी मूल घोषित किया है इन्होंने। कहते हैं सभी अलंकारों का ये मूल तत्व है। ठीक है, इसी से ही अर्थ चमत्कृत होता है। उनके अनुसार इसके बिना रचना यथार्थ काव्य न होकर कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र रह जाती है। अगर कुछ चमत्कार ना हो कविता में या कथन के अंदर, तो वो तो एक सामान्य सी बात हो जाएगी, है ना। वो चमत्कृत तभी होगी जब उसमें अलंकार प्रयोग होगा, और अलंकार का मूल क्या है? वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति एक अलंकार भी है, आपने पढ़ा होगा, बातों को घुमाकर कहना। तो ये तो हो गई भामह की बात। दंडी भी वक्रोक्ति का अर्थ वैसे तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते हैं। स्वभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है इन्होंने। एक स्वभाव उक्ति है, उसको छोड़कर बाकी सभी को अलंकार जो है, सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का ही पर्याय, पर्याय मतलब उसके जैसा मान लिया है। अब दंडी जी क्या कहते हैं? दंडी ने समस्त वाङ्मय को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया है। एक तो इन्होंने क्या किया, अतिशयोक्ति से लेते हैं लेकिन सभी अलंकारों का मूल नहीं मानते हैं, और दूसरा इन्होंने क्या किया, पूरा जो वाङ्मय है यानी पूरा जो साहित्य है ये वक्रोक्ति से संबंधित, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक है स्वभाव उक्ति और एक है वक्रोक्ति। उन्होंने स्वभाव उक्ति को छोड़कर उपमा आदि शेष सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। स्वभाव उक्ति में समझ में आ रहा है कि जो स्वभाव से बोला गया यानी सामान्य कथन जो होगा, है ना, दो भागों में बांट दिया। एक तो सामान्य कथन से जुड़ा हुआ जो भी काव्य होगा, और दूसरा वक्रोक्ति जिसमें प्रयोग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो भागों में किसने बांटा है? आचार्य दंडी ने बांटा है। अब वामन की बात करें तो वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थ अलंकार मात्र माना है। इन्होंने कहा ये कुछ है नहीं। आप जानते हैं जब अलंकार पढ़ते हैं तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। नॉर्मली काव्य शास्त्र में ना दो ही अलंकार स्वीकार किए गए, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तो इन्होंने कहा कि ये वक्रोक्ति जो है एक अलंकार मात्र है, और अलंकार कैसा? केवल अर्थ, जिसका लक्षण है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जिसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है। पर वामन की यह धारणा आगे चलकर किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं हुई। ठीक है, अब रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार स्वीकार किया है। इन्होंने क्या माना बच्चे? अर्थ अलंकार माना। और रुद्रट कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो शब्द अलंकार है, क्योंकि इसमें शब्दों में जो है हमें कुछ विशेषता देखने को मिलती है। और इन्होंने इसके दो भेद कर दिए, एक तो काकु वक्रोक्ति है, दूसरा सभंग वक्रोक्ति है। और आनंदवर्धन ने इसे क्या माना? वाच्य अलंकार यानी अर्थ अलंकार स्वीकार किया है। तो किसी ने इसको अर्थ अलंकार माना, किसी ने इसको शब्द अलंकार माना, लेकिन मान्यता आप किसी न किसी रूप में प्रदान कर रहे हैं, हर किसी के द्वारा प्रदान की गई है। कुंतक की बात करें तो कुंतक के समकालीन आचार्य जो कि भोजराज हुए, उनके समय के थे, उन्होंने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए वक्र वचन को काव्य कहा। वक्र वचन यानी
टेढ़े वचन यानी घुमावदार कथन को काव्य कहा है। और समस्त वाङ्मय को 3 प्रकारों में इन्होंने विभाजित किया। एक तो वक्रोक्ति है, रसोक्ति है, स्वभावोक्ति है। इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, जिसमें इन्होंने बोला है वक्रोक्ति यानी टेढ़े कथन, कुछ विशेष अर्थ लिए हुए कथन। रसोक्ति जो रसों से उक्त यानी रसों से युक्त कथन हो। और तीसरा स्वभावोक्ति कथन जो स्वभाव युक्त यानी आप कह सकते हैं सामान्य कथन। तो 3 तरह से काव्यों को इन्होंने बांट दिया है। इनके पश्चात मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र माना है और रुय्यक, विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित ने अर्थ अलंकार मात्र माना है, कि मतलब इसमें केवल शब्द अलंकार आते हैं। एक ने कहा अर्थ अलंकार। क्यों माना है शब्द और अर्थ? देखो, कहीं कहीं साहित्यकारों को जो अलंकार में चमत्कार दिखाई दिया होगा वो शब्द अलंकारों में दिखा होगा, किसी साहित्यकार ने उसको अर्थ अलंकार में ढूंढा होगा। तो जहाँ पे जिसको जो नजर आ रहा है उस हिसाब से उन्होंने अपनी मान्यता रख दी है। भाई यहाँ पर इस वक्रोक्ति में शब्दों के माध्यम से नहीं चमत्कार उत्पन्न होता, बल्कि अर्थों के माध्यम से होता है, जब हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, अर्थ अलंकार। और किसी ने कहा होगा, देखा होगा कि नहीं भाई, जो विशेष अर्थ निकल के आ रहा है वो अर्थ के आधार पर नहीं है, क्योंकि शब्द उसमें ऐसा प्रयोग किया गया है इसलिए निकल के आ रहा है। तो उन्होंने इसको क्या मान लिया है, अर्थ अलंकार मान लिया है। तो ये चीजें जो है आपको हमेशा याद रखनी है, किसने क्या माना है। अब बात कर लेते हैं कि इनके परवर्ती यानी पहले से जो बाद के जो आचार्य हुए, ठीक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया। देखो, वक्रोक्ति तो सबको पता है, बाद के आचार्यों को पता है, लेकिन उन्होंने इसको किस रूप में स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम रुद्रट की बात, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ही लिखेंगे। रुद्रट ने क्या माना, शब्द अलंकार माना है। अभी आपने इसको देखा, इसको आप बस क्या करें, इकट्ठा लिख लें। रुद्रट ने क्या माना है, शब्द अलंकार माना है। आनंदवर्धन ने क्या माना बच्चे, आनंदवर्धन ने कहा है वाच्य अलंकार। वाच्य अलंकार मतलब अर्थ अलंकार। वाच्य अलंकार इसका मतलब क्या, इन्होंने माना है अर्थ अलंकार। ये आप पीछे भी देख चुके हैं, इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख ले, इजी हो जाएगा। भोजराज ने क्या माना, वक्र वचन। भोजराज ने क्या माना, वक्र वचन मतलब कुछ टेढ़ा वचन, घुमावदार वचन। मम्मट ने क्या माना है, मम्मट ने इसको शब्द अलंकार में रखा है, शब्द अलंकार के अंतर्गत रखा है। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने अलग अलग जो है इसको नाम दिया है। किसी ने शब्द कहा, किसी ने अर्थ कहा, किसी ने दोनों में रख लिया होगा। विश्वनाथ भी शब्द अलंकार कहते हैं। विश्वनाथ ने क्या कहा है, शब्द अलंकार कहा है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर रुय्यक ने क्या कहा है, अर्थ अलंकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रमुख जो आचार्य हैं जिन्होंने इसको किस श्रेणी में रखा है या किस नाम से संबोधित किया या किस चीज में इसको समाहित कर दिया है, वो आपको याद रखना। एक वामन का और लिख लें। वामन ने क्या माना है, इन्होंने सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कहा है। तो ये वक्रोक्ति अलंकार जो आपने, अब कुछ विशेष बातें थोड़ा सा ऐड करेंगे। वामन को जो है इसको रूपात्मक शैली मानते हैं। वामन वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको लिख लेंगे। चलिए, अब ये तो हो गई अन्य जो साहित्यकार या हमारे आचार्य कवि हुए उनकी बात। स्वयं कुंतक की क्या मान्यता है, थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। कुंतक जी कहते हैं कि वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भड़िति रुच्यते। इसका मतलब क्या है कि नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल, यानी जो कवि लिख रहा है उसकी कुशलता। तो कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन वक्रोक्ति है, यानी किसी कवि ने कुछ ऐसा विशेष लिखा है जिसमें कुछ विशेष अर्थ निकल के आए, वही वक्रोक्ति है। इसको थोड़ा सा परिभाषा याद रखेंगे।
वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार यानी काव्य सौंदर्य उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आती है। अब यहाँ सहृदय कौन होता है? जो उसको ग्रहण कर रहा है, पाठक या श्रोता जो होता है वो सहृदय माना जाता है। इन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार। ध्यान रखिए, सवाल बन जाता है, वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार किसने माना है? तो वो किसने माना है? आचार्य कुंतक ने माना है। और साथ ही साथ विचित्र अभिधा भी कहा है। अभिधा मतलब सामान्य अर्थ देने वाला, लेकिन ये सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए विचित्र अभिधा शब्द से संबोधित किया है। कुंतक ने भामा और दंडी के समान वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ लिया। उनके अनुसार वक्रोक्ति कहते हैं वैद्य भंगी भणिति को, अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्यपूर्ण अथवा विदग्ध कथन को। तो ये परिभाषा आप जरूर याद रखना कि किसी कवि की कलम से, जो कवि कुशल है उसकी कलम से निकला हुआ कुछ वैचित्रपूर्ण काव्य ही क्या है? ये आपका जो, देखो मैं टॉपिक ही भूल गई, हम किसकी चर्चा कर रहे थे? वक्रोक्ति। ठीक है, क्या है? वक्रोक्ति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। घुमा फिरा के फिर से उन्होंने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा है कि किसी कथन में विशेष काव्य सौंदर्य या लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसी का नाम क्या है? वक्रोक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक वार्ता या कहिए लौकिक जो सामान्य वचन से विशिष्ट कथन वक्रोक्ति के अंतर्गत आता है, यानी जो सामान्य ना हो, कुछ विशेष हो, वही वक्रोक्ति है। पर यह कथन सहृदयों के लिए आह्लादकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कह दो। भाई जो श्रोता है या पढ़ने वाला हमारा पाठक है, उसके मन में आनंद उत्पन्न करने वाला काव्य होना चाहिए। लगे हाँ पढ़ के अच्छा लगा, मजा आ गया, है ना। उन्होंने वक्रोक्ति को एक ओर तो काव्य का पूर्व अलंकार कहा और दूसरी ओर विचित्र अभिधा, यानी ऐसा काव्य जो सामान्य अर्थ तो दे रहा है लेकिन कुछ विचित्र है उसमें। अब कुंतक की बात करें तो इन्होंने कुल भेद उपभेद जो किए हैं उससे वक्रोक्ति की संख्या 38 पहुंच जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर 6 भेद माने गए हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 38 याद नहीं रखना है, 6 याद रखना है। और सब अगर भेद पूछा जाए तो मुख्य रूप से 6 ही होते हैं। इन 6 के अंदर भी कुछ उपभेद किए हैं जिससे संख्या 38 हो जाती है। तो 6 भेद क्या है? एक तो वर्ण विन्यास वक्रता है, जहां पर वर्णों के विन्यास में वक्रता, जैसे इसमें आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार हो, अनुप्रास या फिर यमक अलंकार, है ना। इस तरह के अलंकार होते हैं। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरण, चाचा की आवृत्ति हो रही, यानी कुछ अलग यहाँ पर कवि ने किया है। ऐसे ही प्रकरण वक्रता, जब प्रकरण में यानी किसी घटना वर्णन में कुछ अलग हो। वाक्यों के माध्यम से कुछ वक्रता उत्पन्न की जाए। पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी कोई पद कहा जाए उससे पूर्व ही उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न हो जाए। पद परार्ध, यानी पद प्रयोग करने के बाद में कुछ चमत्कार उत्पन्न हो। या प्रबंध वक्रता, यानी पूरे काव्य में कोई पूरा काव्य ही किसी विशेष वक्रता को लिए हुए चलता हो। तो इस तरह से इन्होंने कुल 6 प्रकार से भेद किए हैं। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसमें आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे हमने कहा अनुप्रास और यमक अलंकार की बात हो गई। वाक्य वक्रता में वाक्यों के पूरे वाक्य में अर्थ की रोचकता होगी। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। वाक्य मतलब पूरे वाक्य में ही वक्रता रोचकता दिखाई देगी। पद पूर्व का मतलब क्या है कि शब्दों के मूल या जो उसका धातु है, जो उसका मूल, उसमें ही पद से पहले ही वक्रता नजर आ जाएगी। ऐसे ही पद परार्ध में बाद में हो जाएगी, है ना, शब्दों का मूल जो धातु है उसमें। और प्रकरण पूरी घटना, मैंने जैसा कि बताया पूरी कथा में ही कवि कुछ चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। और प्रबंध वक्रता में संपूर्ण काव्य ग्रंथ की जो शैली है उसमें विशेष प्रकार की वक्रता होगी। तो आप चाहें तो इसको लिख लें या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे ही याद कर लें। क्लियर है? तो ये तो आपने हमारे काव्य शास्त्रीय जो आचार्य हुए उनके हिसाब से देख लिया। क्या हिंदी में भी इस पर बात की गई है? बिल्कुल, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हिंदी में वक्रोक्ति निरूपण पर हमारे विद्वान क्या अपनी राय रखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पल्लव। उसकी भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा है, याद रखेंगे, क्योंकि पल्लव के अंदर कुछ वक्रतापूर्ण जो है लिखा गया है।
क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मात्र वक्र उक्ति तो सुक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है, भाव प्रेरित उक्ति काव्य है। केवल शब्दों में कुछ चमत्कार उत्पन्न करना काव्य नहीं होता, भाव में होना चाहिए, ऐसा मानने वाले हमारे जो साहित्यकार हैं आचार्य शुक्ल जी हैं। शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। मतलब ये विचित्रता जो है कोई विदग्ध कवि, कोई विचित्र कवि ही कर सकता, सबके बस की बात नहीं है। आगे कहते हैं वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। तो वक्रता को काव्य का बाह्य अस्तित्व किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ऐसे ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी अपने ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजनावाद, उसमें लिखते हैं कि अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद भिन्न भिन्न करके दर्शाने का प्रयास है। मतलब इन्होंने अलग अलग दर्शाने का प्रयास किया है अपने इस ग्रंथ में, दोनों एक ही नहीं है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है। यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो ये हमारे हिंदी के साहित्यकार जो अपनी राय रख रहे हैं किस पर? वक्रोक्ति के ऊपर। वक्रोक्ति का काव्य में प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है, इनके कथन से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी जो कक्षा थी वक्रोक्ति संप्रदाय या वक्रोक्ति सिद्धांत पर आधारित, आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बट फिर भी मैं आपको एक बार बोलूँगी कि अपने नोट खुद बनाएं, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखते लिखते भी याद हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली कक्षा में।